Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video we are going to cover the left chapters of English Literature paper first, unit second. So today we are going to discuss about the unit second of English Literature BA part 1. तो आज की वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं आपको जो BA फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है अंडर कुमाऊं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो जो यूनिट सेकंड का रह गया था, तो यूनिट सेकंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमने मिस्टेकनली पहला एक चैप्टर है द फाइट, एक चैप्टर जो है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें वो चैप्टर डिस्कस हो चुका है। तो बाकी जो चैप्टर्स हैं यूनिट सेकंड में वो कौन कौन से आएंगे, तो अब हम वो आपको बताने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बताने जा रहे हैं, और हम उसकी समरी बताएंगे। हम आपको राइटर के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको उस लेसन के बारे में, उस एसेस के बारे में बताएंगे जो उन्होंने लिखे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। तो आपको यहाँ पर रिटर्न मटेरियल मिलने वाला है, तो आप उसको लिख लें, लर्न कर लें, समझ लें अच्छी तरीके से। तो आप उस बेस पर आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। यदि आपने राइटर के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है और आपने उसके एसेस के बारे में पढ़ रखा है, तो आप अपने आप बना कर आप लिख सकते हैं। केवल आप उसके जो समरी है उसको समझ लें, और लेखक के जो स्टाइल है, शैली और लैंग्वेज के बारे में अगर आप समझ लें तो आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ईवी लुकस। ईवी लुकस का जो चैप्टर है वो है बोर्स। तो ईवी लुकस के बारे में पढ़ते हैं पहले। ईवी लुकस वॉज ए लर्नेड जर्नलिस्ट। ईवी लुकस एक लर्नेड जर्नलिस्ट थे, एक बहुत पढ़े लिखे जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। हिज एसेस डील मेनली विद द कैरेक्टर एंड कॉमेडी। उनके जो निबंध है वो मुख्यतः कैरेक्टर, पात्रों और कॉमेडी से संबंधित हैं। हिज ह्यूमर, उनका जो हास्य है, दो जनरली काइंड, यद्यपि वो काइंड है, विनम्र है। जब वो हंसी जब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी को बुरा लग जाए, वो थोड़ा सा विनम्र है और ह्यूमन है। और जो लेकिन उनका जो और ह्यूमन जो है, उनका जो मानवीयता है, तो वो थोड़ी सी हार्श है। मतलब उनके जो मनुष्य के लिए या मानवता के लिए जो थोड़ा से जो बातें हैं वो थोड़ी सी हार्श प्रतीत होती, कठोर और सेवेज, वाइल्ड प्रतीत होती हैं, जंगली प्रतीत होती इन सम एसेस, कुछ निबंधों में। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिज एसेस आर अर्बेनिटी। जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके निबंध की वो है अर्बेनिटी, मतलब उनमें शहरीपन पाया जाता है, शहर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई दिखती है। ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन की मतलब हर चीज़ को बहुत ही नज़दीकी से देखने की सच्चाई दिखती है, उसमें सच्चाई है, जो वो किसी भी चीज़ को बहुत नज़दीकी से जो देखते हैं। एंड फैंसी, और कल्पना की सच्चाई देखने को मिलती है। ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर, वह एक विविध प्रकार से लिखने वाले, अलग अलग प्रकार से लिखने वाले राइटर हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज रेपुटेड राइटर ऑफ लाइट कॉन्वर्सेशनल ऐसे। वह उन्हें एक जाने माने रेपुटेड राइटर के रूप में जाना जाता है, जो लाइट कॉन्वर्सेशनल ऐसे लिखता है, जो हल्के फुल्के बातचीत के माध्यम से ऐसा लगता है कि मानो वो रीडर से बातचीत करें, इस प्रकार के वो लाइट कॉन्वर्सेशनल ऐसेस लिखते हैं। अब हम बात करते हैं उसके चैप्टर बोर्स की। तो बोर में उसने क्या लिखा है, क्या है स्टोरी। बोर्स इज अ सब्जेक्ट विच नीड्स मेथड ऑफ राइटिंग दैट कैन ड्रॉ आर इंटरेस्ट। बोर एक ऐसा विषय है, बोर इज अ सब्जेक्ट, बोर एक ऐसा विषय है विच नीड्स अ मेथड, जिसके में क्या है, एक मेथड की आवश्यकता होती है लिखने के लिए। एक ऐसा मेथड चाहिए दैट कैन ड्रॉ आवर इंटरेस्ट, जो हमारा ध्यान खींच सके। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि बोरिंग सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है जिस पे आप क्या लिखेंगे, आप खुद चक्कर में पड़ जाएंगे कि मैं क्या लिखूं, और कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि जो रीडर है वो बोर ना हो जाए। तो बोरिंग व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा लिखना है जिससे लोगों में पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो। तो ये अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य है, और इसके लिए एक अलग सा मेथड की ज़रूरत होती है। तो बोर इज अ सब्जेक्ट विच नीड्स अ मेथड ऑफ राइटिंग दैट कैन ड्रॉ आर इंटरेस्ट, ठीक है, जिससे किसी लेखक का ध्यान खींचा जा सके। बोर ऐसा विषय है, ठीक है। तो ये बहुत कठिन काम है वैसे। द ऐसे बोर, जो ऐसे बोर है वो डील करता है विद द पीपल हु मेक अदर बोर। तो जो निबंध है बोर, वो ऐसे लोगों के बारे में है जो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को बोर करते हैं विद देयर फुल स्टॉक, अपनी बेवकूफ़ी भरे बातों से, और अपनी डल मतलब अनइंटरेस्टिंग स्टोरीज से, अपनी अनइंटरेस्टिंग कहानियों से।
बोर आर वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, बोर बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में। दे कैन बी सीन एवरीवेयर ईजिली, उनको कहीं भी देखा जा सकता है आसानी से। नो बडी लाइक द कंपनी इन ऑफ बोर्स, और किसी को भी बोर की, जो बोरिंग व्यक्तियों की कंपनी पसंद नहीं होती है। जबकि बोर कंसीडर देमसेल्फ, जबकि बोर व्यक्ति जो होता है वो खुद को समझता है वेरी इंटरेस्टिंग मैन, बहुत ही अपने आप को मनोरंजक व्यक्ति समझता है। एंड थिंक दैट अदर पीपल टेक डिलाइट इन देयर कंपनी, और वो ये सोचता है कि बाकी लोग उसकी कंपनी में आनंद प्राप्त करेंगे। इट इज़ अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है, दैट बोर्स आर ऑलवेज बोर्स, की बोर हमेशा व्यक्ति बोर ही होता है। दे आर वेरी सेल्फिश, वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं। देयर टॉकिंग मूव्स अराउंड देमसेल्फ, और उनकी जो बातें हैं अपने चारों ओर ही घूमती रहती है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बोर्स इज इगोटिज्म, और जो फाउंडेशन है, जो आधारशिला है बोर व्यक्ति की, वो है इगोटिज्म। इगोटिज्म में अहंकारवाद है, उसमें अपने ही, मतलब इगोटिज्म एक तरीके से कहिए कि वो अपने ही बारे में सोचता है। ईगो होता है, ईगो मतलब सेल्फ, ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा बोलता है। द टॉपिक ऑफ टॉकिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू देमसेल्फ, और उनके जो टॉपिक होते हैं, बोर व्यक्ति के जो टॉपिक होते हैं, जिन टॉपिक पे वो बात करता है, वो हमेशा उनके ही बारे में होते हैं, स्वयं के बारे में होते हैं। इनफैक्ट दे देमसेल्व्स, और वास्तव में दे देमसेल्व्स आर सेंट्रल फिगर, वो अपनी बातों के केंद्र बिंदु होते हैं। दे टॉक अबाउट दोज ऑल दीज थिंग्स, वे हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ही कम्स टू हिमसेल्फ, जो लौट फिर के उनके पास ही आ जाती है, मतलब उनके से ही रिलेटेड होती है। एंड टेल्स अबाउट हिज इन्फ्लुएंस, और वो अपने प्रभाव के बारे में बात करते हैं, अपनी आदतों के बारे में बात करते हैं। इट इज़ इन द हैबिट ऑफ बोर, ये बोर की हैबिट होती है। दैट दे ऑलवेज टेल स्टोरी, की वे हमेशा कहानियाँ सुनाते हैं। और बोर द पीपल, और दे ऑलवेज टेल देयर स्टोरी, वो हमेशा अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। और क्या करते हैं, बोर द पीपल, और लोगों को बोर करते हैं। तो यहाँ पर आप दे ऑलवेज टेल देयर स्टोरीज कर लीजिएगा, देयर THEIR, वे हमेशा अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, THEIR, वे हमेशा अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और लोगों को क्या करते हैं, बोर करते रहते हैं। बट दे थिंक दैट देयर स्टोरी, लेकिन वे सोचते हैं कि उनकी कहानियाँ जो हैं वो इंटरेस्टिंग है, फ़नी है, लेकिन उनको लगता है उनकी कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फ़नी है। एंड दे ऑल्सो अडॉप्ट एन इंटरेस्टिंग मैनर टू टेल देयर स्टोरी, और वे क्या करते हैं, एक जो सुनाने का जो तरीका है वो भी उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बोर्स आर नॉट बोर्स इन देयर ओन आइज, बोर जो व्यक्ति जो होता है वो खुद की नज़रों में बोर नहीं होता है। दे थिंक दैट वट इज इंटरेस्टिंग टू दैम, उनको लगता है कि जो उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू अदर ऑल्सो, वो दूसरों को भी इंटरेस्टिंग करेगा, वो या वो दूसरों के लिए भी इंटरेस्टिंग का विषय होगा। द पीपल ईजिली फॉल प्रे टू बोर, जो लोग होते हैं वो आसानी से बोर व्यक्तियों के शिकार हो जाते हैं। इट मेक्स द बोर हैप्पी, और ये बात क्या करती है, बोर व्यक्ति को खुश करती है। दे ऑलवेज फाइंड समवन टू हियर देम, उन्हें हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है सुनने के लिए। द पीपल डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू देम, द पीपल डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू देम, लोग उनको नहीं सुनना चाहते हैं। बट दे हैव टू लिसन, लेकिन उनको सुनना पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ देमसेल्फ, अपने बावजूद भी, मतलब वो ऐसा नहीं करना चाहते फिर भी उनको ऐसा सुनना पड़ता है, उनको बोर व्यक्ति की बातें सुननी पड़ती हैं, वे चाहते तो नहीं है उनकी बातें सुनना। दे थिंक दैट देयर स्टोरीज एंटरटेन पीपल, बोर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनकी स्टोरी जो है वो लोगों को एंटरटेन कर रही है। वाइल इट मेक्स देम बोर, जबकि ये स्टोरी उनको बोर करती है। द पीपल टॉलरेट देम, लोग उनको सहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस, उनकी काइंडनेस के कारण, तो अपनी काइंडनेस के कारण। तो लोगों को क्या करता है, लोग चाहते हैं कि मतलब लोग एंजॉय नहीं करते हैं उनकी कंपनी, फिर भी उनको सुननी पड़ती है उनकी बोर व्यक्ति की बातें। पीपल टॉलरेट देम, लोग उनको सहन करते हैं अपनी काइंडनेस के कारण, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, लोगों के अंदर काइंडनेस भावना होती है, दयालुता भावना होती है कि कहीं सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लग जाए। इट इज़ एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, ये एक आवश्यक क्वालिटी है ह्यूमन नेचर की, टू बी काइंड टू अदर, कि दूसरे के प्रति हमें क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। सो दे हियर देम, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको सुनना पड़ता है, उनको वो सुनते हैं। नोबडी इज सो करिए, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है दैट डे में से कि वो बोर व्यक्ति को भी क्या कह सके, बोर कह सके। तो बोर व्यक्ति को उसके मुंह के सामने बोर कहना अपने आप में बहुत कठिन बात है। बोर आर सेमलेस, लेकिन बोर व्यक्ति जो होता है वो सेमलेस होता है, उसे शर्म नहीं होती है। दैट दे डू नॉट केयर हु लाइक दैम, कि उनको इस बात की भी परवाह नहीं होती है कि कौन उनको पसंद करता है कौन नहीं करता है, इससे भी उनका लेना देना नहीं होता है। दे कंटिन्यू टू टेल देयर स्टोरी, वे लगातार अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। वेदर अदर आर, भले ही दूसरों को उनकी कहानियों में कोई इंटरेस्ट हो या ना हो। जीके चेस्टरटन नेक्स्ट है, तो जीके चेस्टरटन के बारे में बात करते हैं। ईवी लुकास के बारे में हमने पढ़ लिया। जीके चेस्टरटन इज अ ग्रेट एसिस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। जीके चेस्टरटन एक महान एसिस्ट हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की शुरुआत के।
हिज क्रिएटिव वर्क्स आर सिंथेसिस बिटवीन विक्टोरियन एज एंड मॉडर्न एज। उनके जो क्रिएटिव वर्क हैं, जो उन्होंने निबंध लिखे हैं, उन्होंने जो भी लेखन कार्य किया है, वो उसमें विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज का सिंथेसिस मिलता है, मिश्रण मिलता है, क्योंकि वो दोनों ही एज के बीच के हैं। द बिगिनिंग ऑफ द करियर ऑफ द एसिस्ट इज फॉर्म ऑफ जर्नलिस्ट, देयरफॉर इन हिज ऐसे ऑल्सो वी फाइंड द सिंपल एंड लूसिड स्टाइल। कह रहा है कि जो बिगिनिंग है उनके करियर की एज ए असिस्ट, वो जर्नलिस्ट के रूप में शुरू हुई थी, पत्रकार के रूप में शुरू हुई थी, इसलिए उनके ऐसे में हमें सिंपल लगते हैं, सिंपल हैं, और हम लूसिडिटी मतलब क्लैरिटी जो है वो दिखाई देती है, स्पष्टता दिखाई देती है। इन इज स्टाइल वी फाइंड प्लीजिंग एंड चार्मिंग फ्रेजेस। उनके कहानी, उनकी एसेस में हम प्लीजिंग आनंददायक और चार्मिंग आकर्षक फ्रेजेस पाते हैं, विच रिमाइंड अस ऑफ हिज लिरिक्स जीनियस, जो हमें उसकी कविता लिखने की जीनियस को दिखाता है कि उसमें कविता काव्यात्मक हुनर है, वह कविता भी लिख सकता है। जी.के. चेस्टरटन एक मैन है, वर्सेटाइल जीनियस के बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ही यूजेस इन हिज एसेस द कोटेशन फ्रॉम हिस्ट्री। वह जब निबंध लिखते हैं तो अपने एसेस में कोटेशन लेते हैं, हिस्ट्री से, बायोग्राफी से, फिक्शन से, पोइट्री से, ड्रामा से, इन अ वेरी विटी एंड ह्यूमरस वे, बहुत ही चतुरता से, बहुत ही ह्यूमरस वे से, बहुत ही हास्यास्पद तरीके से। हिज स्टाइल इज कॉन्वर्सेशनल। उनकी जो लिखने का तरीका है वो कॉन्वर्सेशनल है। हिज स्टाइल इज वेरी इंप्रेसिव। उनकी स्टाइल बहुत ही इंप्रेसिव है। एंड इज फुल ऑफ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। और वह क्या करती है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट से भरी पड़ी है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का मतलब टू अपोजिट, दो विपरीत बातें वो एक ही सेंटेंस में कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक सेंटेंस है, इवन एज वी आर डाइंग। भले ही हम मर रहे हैं, लेकिन ये पूरी जो दुनिया है उसमें जीवन की वापसी हो रही है। मतलब हम मर रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया में जीवन की वापसी हो रही है। ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में तो हम भी रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हम यद्यपि कह रहा है हम मर रहे हैं, फिर भी कह रहा है कि पूरी दुनिया में जीवन की वापसी हुई। ये टॉक्स ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बात करते हैं प्रैक्टिकल साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। द वर्शिप ऑफ द वेल्दी। जी.के. चेस्टरटन का ऐसे है द वर्शिप ऑफ द वेल्दी। इन द प्रेजेंट ऐसे द वर्शिप ऑफ द वेल्दी। वर्शिप ऑफ द वेल्दी का मतलब जिसमें पूजा की जाती है। वेल्दी माने जो संपन्न हैं, जो सेठ हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनकी प्रशंसा में, उनकी पूजा में ये लेसन है, उनकी बात करता है। तो कह रहा है कि प्रेजेंट ऐसे में द वर्शिप ऑफ द वेल्दी, चेस्टरटन हैज़ ट्रेस्ड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैटरी। चेस्टरटन ने फ्लैटरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब जो चापलूसी है किस प्रकार से इंग्लिश साहित्य में या साहित्य में लेखक जो होते हैं, चापलूस लेखक जो होते हैं, किस प्रकार से जो वेल्दी पीपल हैं उनकी प्रशंसा कैसे करते हैं, और वो तरीके बताए हैं उन्होंने कि पहले कैसे प्रशंसा करते थे, अब कैसे प्रशंसा करते हैं आजकल के लेखक। चेस्टरटन ने ट्रेस किया है डेवलपमेंट ऑफ फ्लैटरी कि किस प्रकार से फ्लैटरी का विकास हुआ अर्लीस्ट टाइम, पुराने ज़माने से लेकर आज के ज़माने तक। इन ओल्डन टाइम, उनका कहना है कि पुराने ज़माने में जो फ्लैटरी होती थी वो ज़्यादा स्ट्रेट होती, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी, सीधे सीधे होती थी। फॉल्सहुड वॉज मोर ट्रू, और उसमें अगर झूठ भी होता था वो भी सच होता था। तो झूठ जो होता था वो भी सच, उसमें भी सच्चाई होती थी। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल वर मोर हॉनेस्ट, लोग ज़्यादा ईमानदार हुआ करते थे। व्हेन दे फ्लैटर्ड अ रिच और अ ग्रेट मैन, जब वे तारीफ़ करते थे, चापलूसी करते थे किसी महान व्यक्ति की या सेठ व्यक्ति की, दे डिड इट स्ट्रेट एंड प्लेन मैनर, तो वो उसे बिल्कुल सीधे तरीके से, बिना घुमाए फिराए और प्लेन और बिल्कुल सिंपल वे में करते थे। द फ्लैटर सेड दैट, और फ्लैटरर जो है, जो चापलूस होता था, जो लेखक होता था, जो चापलूसी करता था, वो कहता था दैट द रिच मैन वॉज द वाइजेस्ट, कि रिच मैन क्या है, वाइजेस्ट है, ब्रेवेस्ट है, काइंडेस्ट मैन है सबसे ज़्यादा। फ्लैटरी इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, फ्लैटरी उस समय की जो होती थी वो झूठ पर आधारित होती थी। बट दे डिड नॉट हाइड देयर फॉल्सहुड, फिर भी वो क्या करते थे, अपने झूठेपन को छिपाते नहीं थे। सामने वाले को या पढ़ने वाले को पता चल जाता था भाई ये तो झूठ है, साफ साफ झूठ है। इट कुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड, और इसे कभी कोई गलत नहीं समझ सकता था। बिकॉज फॉल्सहुड वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द गाइस ऑफ ट्रूथ, क्योंकि जो फॉल्सहुड होता था, जो चापलूसी होती थी, उसमें जो झूठ होता था उसको कभी भी झूठ में छिपाकर नहीं कहा जाता था, उसमें भी सच्चाई होती थी। ये सच्चाई होती थी भाई हम झूठ कह रहे हैं और ये झूठ ही है, आराम से पता चल जाता था कि ये चापलूसी जो है ये झूठ है। इवन द पर्सन, यहाँ तक कि जो पर्सन जिसकी चापलूसी की जाती थी, फ्लैटर किया जाता था, न्यू, उसे भी पता होता था ही वॉज नॉट व्हाट ही डिस्क्राइब, कि वह वैसा नहीं है जैसा उसका वर्णन किया गया। सच टाइप ऑफ फ्लैटरी वॉज हार्मलेस, इस प्रकार की जो फ्लैटरी होती थी वो हार्मलेस होती थी। बिकॉज इट डिक्लेयर्ड नीदर द फ्लैटर नॉर द फ्लैटर्ड, क्योंकि इसमें ना तो डिसीव किया जाता है, डिसीव धोखा देना, इट डिसीव्ड नीदर, यह ना तो चापलूस करने वाले को धोखा देती थी, ना उस व्यक्ति को धोखा देती थी जिसकी चापलूसी की जाती थी।
बट द मॉडर्न फ्लैटर, लेकिन वो कह रहा है कि लेकिन आजकल के जो फ्लैटर हैं, जो लेखक हैं, जो चापलूसी करते हैं, उन्होंने इन्वेंट कर लिए, उन्होंने ऐसे आविष्कार कर लिए एक ऐसे मच सटलर और ऐसे उन्होंने ऐसे तरीके, ऐसे सूक्ष्म तरीके, सटलर सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म और बारीक तरीके उन्होंने डेवलप कर लिए हैं और ज़्यादा जहरीले तरीके हैं ये, और प्रेजिंग द ग्रेट, महान लोगों की प्रशंसा में। द दे प्रेजेंट पिक्चर ऑफ द रिच मैन, वे प्रेजेंट करते हैं रिच मैन का पिक्चर और या प्रिंस राजकुमारों का पिक्चर एज वुड बी बिलीव्ड बाय द पीपल, जिसमें लोग आसानी से विश्वास कर लें। मतलब वो झूठ बोलते हैं और ऐसा झूठ बोलते हैं जो सच्चाई में छिपाकर बोला जाता है और लोग उसका विश्वास कर लेते हैं, और ऐसा झूठ, ऐसी फ्लैटरी क्या होती है, ये समाज के लिए बहुत हानिकारक होती है। दे टेक द रिच, वे क्या करते हैं, रिच मैन की ऑर्डिनरी लाइफ और मैनर के बारे में बोलते हैं, उसकी लाइक्स और डिसलाइक के बारे में बोलते हैं, उसके कपड़ों के बारे में बोलते हैं। वो क्या करते हैं, दे एग्जीग्रेट हिज क्वालिटी, वो उसकी क्वालिटीज़ को इतना एग्जीग्रेट कर देते हैं, इतनी बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, इन हाइपरबलिक वे में मतलब अतिशयोक्ति में बोलते हैं। एनदर मेथड ऑफ मॉडर्न फ्लैटर, और एनदर मतलब जो दूसरा मेथड है फ्लैटरी का, हैव बीन इन्वेंट, जो इन्वेंट किया है टू क्रिएट अ वास्ट एटमोसफियर, कि ऐसा वातावरण, इतना विशाल वातावरण और रहस्य, ऐसे एटमोसफियर बना दिया औ मिस होता है रिस्पेक्ट की फीलिंग, जो किसी डर के कारण या किसी की महानता के कारण आती है, एंड मिस्ट्री, और इतना रहस्य का वातावरण बना दिया जाता है, मेकिंग नेगेटिव अप्रोच, की नेगेटिव अप्रोच बन जाती है, नकारात्मक सोच बन जाती है, बाय टेकिंग आउट दोज थिंग्स विच आर वेल्दी मैन डज नॉट पजेस, मतलब लोग उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं जो वास्तव में वेल्दी मैन के पास नहीं है। मतलब जैसे कि कुछ जो राइटर्स हैं वो उन लोगों के बारे में, महान लोगों के बारे में या सेठ लोगों के बारे में ऐसे लिख देते हैं कि जिसमें जो रीडर है या आम जनता जो है आसानी से विश्वास कर लेती है, और उसे इस तरीके से झूठ उसे सच्चाई में इस तरीके से छिपाकर बोला जाता है कि लोगों को सच ही लगता है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल है समाज के लिए। अगला जो है राइटर एसिस्ट जो है वो एजी गार्डनर है। तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर इज एन एसिस्ट, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर एक एसिस्ट हैं, हु गेव हिज पर्सनालिटी एंड एक्सप्रेशन थ्रू हिज राइटिंग, जिन्होंंने अपनी व्यक्तित्व को अपने लेखन के थ्रू एक्सप्रेशन, भाव व्यक्त किए। ही यूज्ड सिंपल लैंग्वेज टू कन्वे हिज व्यूज टू रीडर्स, वह बहुत ही साधारण लैंग्वेज यूज करते हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। ही स्पीक्स लाइक ए फ्रेंड टू फ्रेंड, वे एक दोस्त की तरह बात करते हैं, विदाउट एनी एयर ऑफ सुपीरियरिटी, बिना किसी श्रेष्ठता की भावना की कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हूँ, बहुत ही बड़ा ज्ञाता हूँ, इस तरह की भावना वो नहीं लाते हैं अपने निबंध में। हिज लैंग्वेज लुक्स लाइक द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे, उनकी जो भाषा है वो दिन प्रतिदिन की रोज़मर्रा की भाषा जो इस्तेमाल होती है वो भाषा है। ही डिस्क्राइब्स स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ इन वेरी अपीलिंग वे, वह डिस्क्राइब करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को वेरी अपीलिंग वे, बहुत ही आकर्षक तरीके से, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मोरल इन देम, और उनमें वह मोरल भी, उनमें नैतिक भावना भी प्रदर्शित करते हैं। इट इज़ सो स्मूथ, और ये इतनी स्मूथ होती है और इतनी एफर्टलेस होती है, बिना मतलब अपने सहज होती है, दैट द रीडर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कि रीडर समझ नहीं पाता है, दैट ही इज़ बीइंग प्रीच्ड, कि उसको प्रीच किया जा रहा है, उससे उपदेश दिया जा रहा है। तो उनके एजी गार्डनर के जो निबंधों की विशेषता है ये भी है कि वो प्रीचिंग करते हैं, वो पाठकों को उपदेश देते हैं, सीख देते हैं, लेकिन पढ़ने वाले को कभी लगता नहीं है कि वह उसको उपदेश दिया जा रहा है या सीख दी जा रही है। ह्यूमर इज अनदर चार्म, और जो हास्य है वो उनके एसेस का दूसरा आकर्षण है। इट इज़ सो सिंपल, उनका जो हास्य है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डेलिकेट है, दैट द रीडर एंजॉयस विद हिम, कि रीडर स्वयं एंजॉय करता है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरुआत से लेकर ऐसे के निबंध के लास्ट तक का वो एंजॉय करता है। द डेलिकेट टचेस, जो हल्का सा जो सॉफ्ट टचेस है, दैट ही गिव्स, जो वो देते हैं, मेक्स हिज एसेस वेरी इंटरेस्टिंग, उनके एसेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। द स्टाइल ऑफ गार्डनर, जो एजी गार्डनर की जो स्टाइल है, शैली है, एडॉप्टेड इन, जैसे उनके निबंध में जो एडॉप्ट की गई है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इनफॉर्मल है। ही नेवर एज्यूम्स, वह कभी भी ऐसा नहीं एज्यूम द टोन, वो कभी भी ऐसी टोन सुपीरियर प्रीचर की टोन नहीं लाते हैं, स्कॉलर की, वो बहुत ही ज़्यादा पंडित हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं। द टॉपिक एंड इशूज़, जो उनके टॉपिक हैं और इशूज़ हैं जिसके बारे में गार्डनर अपने एसेस में बात करते हैं, टू किनी जैसे हैव अ यूनिवर्सल अपील, उसमें क्या होती है, यूनिवर्सल अपील होती है, वो एक सार्वभौमिक एक आकर्षण होता है, वो सभी के लिए क्या करता है, इंटरेस्ट पैदा करता है। एजी गार्डनर जो ऐसे है वो है अ फेलो ट्रेवलर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
तो एजी गार्नर वो जो फेमस एसिस्ट, एजी गार्नर बहुत ही ज़्यादा फेमस एसिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जाने माने निबंधकार थे। ही रोट अंडर द नेम ऑफ अल्फा ऑफ द फ्लो। उन्होंने जब अपने निबंध लिखे तो वो लिखे पेन नेम, पेन नेम का मतलब अपना जो नाम था वो अल्फा ऑफ द फ्लो लिखा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली वीडियो में भी कि जो राइटर्स होते थे तो वो एज ए राइटर जो होते हैं वो अपना नाम बदल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा जो एक्टर होते हैं आप, ठीक है, जैसे दिलीप कुमार है, उनका नाम जो दिलीप कुमार है वो एज ए एक्टर है, मतलब एज एन एक्टर उनका नाम है, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम है वो कुछ और ही है। तो इसी तरीके से जो एसिस्ट होते थे या जो मतलब जो राइटर होते थे वो अपना नाम बदल लेते थे एज ए राइटर। तो उनका नाम था अल्फा ऑफ द फ्लो के अंतर्गत, उन्हें पेन नेम के अंतर्गत उन्होंने अपने निबंध लिखे। ही रोट पर्सनल ऐसे, उनके जो ऐसे हैं वो पर्सनल ऐसेस हैं, व्यक्तिगत ऐसे हैं, वो अपने आप को इंक्लूड करते हैं कहानी के अंदर। ऑर्डिनरी सब्जेक्ट भी बिकेम ब्यूटीफुल अंडर हिज पेन, उनकी कलम के नीचे साधारण सब्जेक्ट भी महान बन जाते हैं, बहुत ही सुंदर बन जाते हैं। इन द प्रेजेंट ऐसे, वर्तमान ऐसे में, ही राइट्स अबाउट अ मॉस्किटो, वे एक मच्छर के बारे में लिखते हैं। इन द कंपार्टमेंट, जो उनके रेलवे ट्रेन के कंपार्टमेंट में आ जाता है, उन डब्बे में आ जाता है। द ऐसे इज़ वेरी डिलाइटफुल, ऐसे बहुत ही डिलाइटफुल है। एज इट इज़ मार्क्ड विद टचेस ऑफ क्वाइट ह्यूमर, क्योंकि इसमें हल्का हल्का ह्यूमर का भी टचेस दिया है उन्होंने। द राइटर ट्रेवल्ड बाय द लास्ट ट्रेन, जो राइटर था वो यात्रा कर रहा था, लंदन से मिडलैंड टाउन जा रहा था। इट वॉज अ स्लो ट्रेन, ये एक स्लो मूविंग ट्रेन थी, धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये शुरुआत में बहुत ही टॉलरेबली, बहुत ही बुरी, बहुत ही ज़्यादा फुल थी, लोगों से, पैसेंजर से भरी हुई थी जब ये स्टार्ट हुई। ट्रैवलर्स गॉट डाउन, ट्रैवलर धीरे धीरे करके हर स्टेशन में उतरते रहे। वेरी सून ही वॉज लेफ्ट अलोन, और शीघ्र ही वो अकेला हो गया उस ट्रेन में और कोई नहीं रहा। द फ्रीडम ऑफ बीइंग अलोन, तब फिर उसके बाद राइटर कहता है कि अकेले होने की जो भावना होती है एक रेलवे के डब्बे में, अपने अकेला होना वास्तव में बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही आनंददायक होता है। वन कैन डू वट एवर लाइक, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जब वो अकेला होता है। राइटर डिड नथिंग, लेकिन राइटर ने कुछ नहीं किया। ठीक है, वो कहता है कि अगर आप डब्बे में अकेले तो आप दोनों पैर फैला के सो जाइए, ज़मीन पर सो जाइए, लुढ़कते पुढ़कते रहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कभी आप खिड़कियाँ बंद करो, इधर की खिड़की बंद करो, उधर की खिड़की बंद करो, तो आपसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, क्योंकि आप अकेले हैं। तो वो प्लेजर को बताता है कि क्या प्लेजर होता है जब आप एक डिब्बे में अकेले होते हैं। राइटर डिड नथिंग, लेकिन राइटर ने ऐसा कुछ नहीं किया। ही ओनली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उनने सिर्फ जो ऑन इधर साइड, जो दोनों तरफ की जो विंडो थी, दोनों तरफ को देख रहा था, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, बाहर झाँक रहा था। ही देन लिट अ सिगरेट, फिर उसने एक सिगरेट जलाई एंड सैट डाउन, और वो बैठ गया एंड बिगेन टू रीड नाउ, और फिर वो पढ़ने लगा। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही वॉज नॉट अलोन, फिर उसको पता चला, तभी उसको पता चलता है जैसे उसने सिगरेट जलाई कि वो अकेला नहीं था। अ मॉस्किटो वॉज ऑल्सो देयर, एक मच्छर भी उसके साथ वहाँ पर था। इट वॉज अ फेलो ट्रेवलर, ये उसका क्या था, फेलो ट्रेवलर था, जिसके साथ ही था, जो उसमें यात्रा कर रहा था साथ में उसके। इट केम एंड सेड, ये सबसे पहले जब आया तो ये उसके नाक पर बैठ गया। ही फ्लिक इट ऑफ, उसने उसे फिर उड़ा दिया, तब उसने उसे उड़ा दिया। इट वेंट अराउंड, लेकिन ये क्या किया, ये घूम कर अराउंड द कैरिज, इन्हें पूरे कैरिज का, पूरे डब्बे का एक चक्कर लगाया। एंड केम बैक एंड सेट ऑन, और फिर से वापस आ गया, और फिर कहाँ बैठ गया, राइटर के नेक, राइटर्स के नेक पर बैठ गया, राइटर की गर्दन पर बैठ गया। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ मैटाडोर, वह अपने आप को एक मैटाडोर से कंपेयर करता है, एक बुल फाइटर, जो आपने देखा होगा बुल फाइट होती है, उसमें मैटाडोर होता है जिसके हाथ में लाल कपड़ा होता है, और वो जो बुल को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, उसी वह अपने आप को क्या करता है, मैटाडोर से कंपेयर करता है कि वो एक मैटाडोर है, ठीक है, जो बुल के से, मतलब एक मच्छर से क्या कर रहा है, लड़ रहा है। द राइटर फ्लिक्ड द मॉस्किटो ऑफ अगेन, तो राइटर ने के गर्दन पर जब वो आके बैठा, उन्हें फिर से उसको उड़ा दिया, तो पहले नाक पर बैठा, फिर गर्दन पर आ गया। इट फ्लू अवे बट रिटर्न, ये क्या करा, ये फिर से उड़ गया, लेकिन ये फिर से उसके बैक ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ के पीछे पार्ट पर आके बैठ गया। द राइटर कुड नॉट टॉलरेट इट, राइटर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ अभी और ज़्यादा। एंड ही डिसाइडेड टू किल, और उन्हें निर्णय किया कि अब वो उसकी हत्या कर देगा, उस मच्छर को मार देगा। ही स्ट्रक अ ब्लो, उन्हें बड़ी ही कर रहा, मतलब बहुत ही तेज़ी से प्रहार किया, विद हिज राइट हैंड, अपने राइट हैंड से। द मॉस्किटो डोज द अटैक, लेकिन मॉस्किटो ने चकमा दे दिया उसके अटैक को, वो बच निकला। अ रेगुलर फाइट नाउ बिगेन, अब एक रेगुलर फाइट होने लगी। राइटर पीछे पड़ गया, उसके मारने का प्रयास करने लगा बार बार, लेकिन वो हर बार बच जाए। द राइटर ट्राइड टू हिट इट विद हिज हैंड, तो राइटर ने उसे अपने हैंड से, अपने पेपर से मारने का प्रयास किया। ही जम्प्ड ऑन द सीट, वह उछल गया सीट पर। एंड चेस्ड इट, और पीछा कर चेस्ड इट अराउंड द लैम्प, और ये
फिर कहाँ चला गया, लैम्प के चारों ओर घूमने लग गया। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, उसने हर तरीके से राइटर ने प्रयास किया टू किल इट, उसे मारने का, बट ऑल इन वैन, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ रहे, बेकार रहे। द राइटर सीम्ड हेल्पलेस, राइटर एक बेसहारा नजर आ रहा था, बहुत ही बेवकूफ़ भरा नजर आ रहा था। नाउ ही बिगेन टू अंडरस्टैंड द मॉस्किटो, अब वह समझने लगा मॉस्किटो को। इट वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट फॉर हिम, अब वह उसके लिए सिर्फ एक मॉस्किटो नहीं रह गया था। इट हैड अ पर्सनैलिटी, बल्कि वह एक व्यक्ति बन गया था, जिसका कोई व्यक्तित्व था। द राइटर नो मोर फेल्ट हिमसेल्फ सुपीरियर टू इट, अब राइटर को खुद को सुपीरियर महसूस नहीं कर रहा था, श्रेष्ठ ज़्यादा महसूस नहीं कर रहा था। पहले वो सोच रहा था वह तो एक छोटा सा प्राणी है, लेकिन बाद में उसकी ये फीलिंग दूर हो गई, फिर वो उसको सम्मान देने लग गया राइटर, उस मच्छर को। ही डिसाइडेड टू बी मैग्नीमियस, उसने अपने आप को उदार बनाने की कोशिश करी। उन्हें सोचा कि मुझे मर्सी दिखानी चाहिए, मुझे दया दिखानी चाहिए, मुझे उदार बनना चाहिए। ही ग्रांटेड इट रिलीफ टू द प्रेजेंट फॉर द प्रेजेंट, और उन्हें उसे रिलीफ प्रदान की, उसको छोड़ दिया। द राइटर टुक अप हिज पेपर, राइटर ने अपना पेपर लिया। मॉस्किटो केम एंड सैट ऑन इट, मॉस्किटो आया और उस पर बैठ गया। ही कुड इजीली किल इट, अब इस बार वह उसको आसानी से मार सकता था, बट ही डिड नॉट, लेकिन लेखक ने इस बार ऐसा नहीं किया। ही हैड बिगन टू फील एन अफेक्शन, उसके मन में उस मच्छर के लिए प्रेम जाग गया, प्यार जाग गया, उसके अंदर समझ विकसित हो गई। देयर आर डिस्टेंट रिलेशनशिप, देयर वॉज ए डिस्टेंट रिलेशनशिप, उनके बीच में कहीं ना कहीं दूर का रिश्ता जरूर था। दे वर फेलो ट्रेवलर, वो दोनों ही क्या थे, एक डब्बे में यात्रा करने वाले यात्री थे, फेलो ट्रेवलर थे। दे वर फेलो मॉडल, और वो क्या थे, फेलो मॉडल थे। वे ऐसे प्राणी हैं जो मरने वाले हैं, जिनको एक ना एक दिन मरना है, वो नश्वर हैं दोनों ही। दस ही बिगेन टू थिंक, इस प्रकार से वह सोचने लग गया कि कितना ज़िंदगी का ये चमत्कार है, क्या ये ज़िंदगी का रहस्य है कि हम दोनों एक ही हैं, एक ही डब्बे में यात्रा कर रहे हैं, और हम एक साथ क्या हैं, हम दोनों ही मरने वाले प्राणी हैं। व्हेन ही वॉज दस लॉस्ट इन थॉट, जब वो इस प्रकार के थॉट में लॉस हो गया। अ पॉर्टर रिमाइंडर तो हिम दैट इट वॉज ही स्टेशन, तो एक पॉर्टर ने उससे कहा कि भाई तुम्हारा स्टेशन आ गया है। ही गॉट डाउन, है उतर गया। मॉस्किटो फ्लटर्ड राउंड द लैम्प, और फ्लटर्ड यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ क्या लिखा है। मॉस्किटो फ्लटर्ड, FLUTTERED, ठीक है। फ्लटर माने होता है फड़फड़ाना, और मॉस्किटो क्या करता रहा, राउंड द लैम्प, फ्लटर्ड राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाता रह गया, और वो वहाँ से उतर के चला गया। विलियम हैजलिट, तो अब अगला है विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट स्टैंड्स इन वेरी फर्स्ट रैंक ऑफ द इंग्लिश एसेस। विलियम हैजलिट जो है स्टैंड्स इन द वेरी फर्स्ट रैंक, वो पहले रैंक पर आते हैं ऑफ द इंग्लिश एसेस, अंग्रेजी निबंधकारों में। एज रिगार्ड्स हैजलिट क्रिटिक्स ऐसे, जहाँ तक सवाल है उनके क्रिटिक एसेस का, इट वुड बी सफिशिएंट टू पॉइंट आउट दैट टू आर कैरेक्टराइज बाय द क्वालिटीज ऑफ सिंसेरिटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो उनके जो निबंध है, उनकी विशेषता जो है वो है, क्वालिटी जो है वो सिंसेरिटी है, ओरिजिनलिटी मिलती है, और इंडिपेंडेंट होकर लिखते हैं। ही इज ए क्रिटिक ऑफ रोमांटिक स्कूल, वो एक रोमांटिक स्कूल के कल्पनाशील विद्यालय के, कल्पनाशील समाज के वो एक क्रिटिक हैं। हिज क्रिटिसिज्म इज पर्सनल अप्रिसिएशन, उनका जो क्रिटिसिज्म है वो व्यक्तिगत तारीफ से भरा हुआ है। ही डज नॉट जज अ राइटर बाय लाइन एंड रूल, वह कभी भी किसी भी राइटर को लाइन से या रूल से, नियमों से नहीं परखते हैं। बट ही गिव्स हिज ओन इम्प्रेशन ऑफ हिम, बल्कि वह अपने खुद का इम्प्रेशन देते हैं, छाप देते हैं। हैजलिट जो थे की प्रोज स्टाइल इज वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ लिटरेचर, वो लिटरेचर की भव्यता में से एक है। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, है अपने लिए सोचते हैं। एंड ट्राई टू से थिंग्स इन हिज ओन वे, वह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हर चीज़ को अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। ही ट्राई टू बी एज क्लियर एंड फोर्सफुल एज पॉसिबल, और वह सबसे ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी होने की कोशिश करते हैं जितना संभव हो सकता है। हैजलिट वॉज ए रोमांटिक ऐसे, हैजलिट एक रोमांटिक एसेस्ट थे। एंड इज ऐसे सो मोर फीलिंग, और उनके जो एसेस हैं ज़्यादा भावनाएं और ज़्यादा इमेजिनेशन दिखाते हैं। देन मोरल पर्पस, नैतिक जो पर्पस से लिखे जाते हैं उन ऐसे से ज़्यादा। बट दे रिवील दैट ही इज़ नीदर अ शैलो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक शैलो अगंभीर, मतलब जो गंभीर नहीं है, वैसे ऑप्टिमिस्ट और या पेसिमिस्ट नहीं है। वह अपने आप को एक बिना गंभीरता वाला ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट, आशावादी निराशावादी नहीं दिखाते हैं। ही उनके मतलब उनके निबंधों में और उनकी आशा में और उनकी निराशा में गंभीरता होती है। ही हैज फेथ इन ह्यूमन नेचर, उनका ह्यूमन नेचर और में डिवोशन में और ब्यूटी में, एंड लव ऑफ आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुल वैन में उनका विश्वास है, फेथ है। दैट इज वाई, इसीलिए द अपील ऑफ जैसे उनकी जो एसेस की का आकर्षण है वो यूनिवर्सल है, सभी को आकर्षित करता है। उनकी जो एनर्जी है, उनका जो एंथुजियाज्म, उनका जो उत्साह है,
हैव बीन इन्फेक्शियस, वो एक जगह पर नहीं रहता है, वो संक्रमित करता है, सभी लोगों को प्रभावित करता है। मैनी हैव एडमायर्ड, कई लोगों ने उनकी प्रशंसा करी है। एंड मैनी मोर हैव ट्राइड टू इमिटेट हिम, और कई लोगों ने उनको इमिटेट मतलब कॉपी करने का भी प्रयास किया। विलियम हैजलिट का जो अगला ऐसे है वो है द फाइट। तो देखते हैं द फाइट में क्या कहते हैं। विलियम हैजलिट डिस्क्राइब करते हैं एक सीन प्रस्तुत करते हैं एक फाइट का बिटवीन गैसमैन, एक व्यक्ति है गैसमैन और नाम है, और दूसरे का है बिल नीट। तो बिल नीट और बिल नीटे और एक बिल गेट्स गैसमैन है। द क्राउड हैज गैदर, तो गैसमैन जो है वो थोड़ा सा बोस्टिंग प्रवृत्ति का है, वो ज़्यादातर डींगे ज़्यादा मारता है, हिम्मत वाला कम है लेकिन डींगे बहुत मारता है, उसे घमंड बहुत है। क्राउड हैज गैदर्ड अराउंड हिम, और जो भीड़ होती है, दोनों की लड़ाई होने लगती है, तो जो भीड़ है उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है टू सी द फाइट, उनकी फाइट को देखने के लिए। गैसमैन इज नोन फॉर हिज बोस्टिंग, गैसमैन को अपनी बोस्टिंग के लिए जाना जाता है, डींगे मारने के लिए जाना जाता है। ही ट्राइज टू फाइट अगेंस्ट बिल, वह लड़ने की कोशिश कर सेखी बगार कर, अपने डींगे मारकर ज़्यादा ज़्यादा मतलब झूठी झूठी गप्पे फेंकता है वो। बट बिल डज नॉट गेट अफ्रेड बाय हिज बोस्टिंग, लेकिन बिल को उसकी बोस्टिंग से डर नहीं लगता है। एक्चुअली गैसमैन वास्तव में अगर देखें तो गैसमैन जो है वॉन्ट्स टू परप्लेक्स, वो केवल कन्फ्यूज करना चाहता है बिल को मेंटली, मानसिक रूप से। बट बिल इज अ ब्रेव मैन, लेकिन बिल जो है, जो बिल नीटे है वो ब्रेव मैन है, वो बहादुर व्यक्ति है। एंड ही डज नॉट गेट अफ्रेड बाय गैसमैन, उसे गैसमैन से डर नहीं लगता है। बिल इज अ ब्रेव मैन, बिल एक बहादुर व्यक्ति है। बिल टेल्स दैट अ बॉक्सर, बिल कहता है कि एक बॉक्सर जो होता है शुड नॉट बी हॉटी, उसे घमंडी नहीं होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, इसके विपरीत एक बॉक्सर जो होता है शुड बी साइलेंट, उसे साइलेंट रहना चाहिए, वेल बिहेव रहना चाहिए, उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसे घमंडी टाइप का नहीं होना चाहिए। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ जैम बैचलर, जो लोग जैम बैचलर और कुछ लोगों के एग्जाम्पल, क्रिप के एग्जाम्पल देता है, और मैनी मोर, कई सारे बॉक्सर के एग्जाम्पल देता है, कई सारे लोगों के एग्जाम्पल देता है जो साहसी व्यक्ति हैं। ही एम्फसाइजेस द पॉइंट, वो इस तरीके से वो उस पॉइंट पर जोर देता है, बिल के पॉइंट पर, अपने पॉइंट पर जोर देता है, अपने बात पर को बल देकर कहता है। एंड कंडेम हिम, और उसकी आलोचना करता है कि भाई तू कितना घमंडी है, ठीक है, और लोग भी तो हैं, इतने साहसी व्यक्ति हैं, इतने फाइटर हैं, वो लोगों को तो कोई घमंड नहीं था, ठीक है, लेकिन तू क्या करता है, घमंडी है तू, बस डींगे मारता है। ही हैज़ बीन बिटन बाय बिल, और उसे जो वो है गैसमैन है उसको पीटा जा चुका है बिल के द्वारा भी, ठीक है। सो बिल कॉल्स हिम बिटन मैन, इसलिए बिल उसको कहकर चिढ़ाता है कि तू तो पीटा हुआ व्यक्ति, तू तो पहले से ही पीटा हुआ है और कितना पीटेगा। ही टेल्स दैट गैसमैन शुड लर्न द लेसन ऑफ बीइंग सिविल, तो वो कहता है कि तुझे सिविल सभ्यता का पाठ सीखने की जरूरत है। टेल्स हिम डिजर्व, और ये कहता है कि तुझे तो, तू ऐसा है, तो तेरा नेचर ऐसा है कि तू डिजर्व भी करता है, तुझे पेन मिलना चाहिए, तुझे दर्द मिलना चाहिए, तेरी पिटाई होनी चाहिए। विलियम हैजलिट कंपेयर्स नीटे, विलियम हैजलिट कंपेयर करते हैं बिल नीटे को एजेक्स से। एजेक्स ने क्या करा था, डिस्ट्रॉय कर दिया था ट्रॉय को, ट्रॉय जब लड़ाई हुई थी। एंड आफ्टर एचलीज ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ द ग्रीक, और एचलीज के युद्ध के बाद वह सबसे ज़्यादा ग्रीक का सबसे महान योद्धा था एजेक्स। तो यहाँ पर जो हैजलिट है, जो बिल नीटे की तारीफ करता है कि बिल नीटे एक एजेक्स की तरह योद्धा है। एजेक्स कौन है, एजेक्स ने डिस्ट्रॉय किया था ट्रॉय की जो लड़ाई हुई थी, उसने ट्रॉय की लड़ाई में उन्हें एजेक्स ने पूरे ट्रॉय को तबाह कर दिया था। एचलीज के बाद ही वॉज द ब्रेवेस्ट मैन, वह ग्रीक का सबसे ज़्यादा बहादुर व्यक्ति था। हैजलिट कंपेयर गैसमैन टू डिमोट्स, और हैजलिट कंपेयर करता है डिमोट्स से कंपेयर करता है। अगला है फाइट के बाद जेबी प्रिस्ले हैं। ही इज़ फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ एसे एज अ ह्यूमरिस्ट एंड क्रिटिक ऑफ सोशल वीकनेस। तो जेबी प्रिस्ले जो हैं वो एक हिस्ट्री ऑफ एसे, इन द फेम हिस्ट्री, जो ऐसे की जो इतिहास है, निबंध का जो इतिहास है, वो एक ह्यूमरिस्ट हैं और एक क्रिटिक हैं ऑफ सोशल वीकनेस, समाज की जो कमजोरियां हैं उनकी आलोचना करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं और उस समाज में सुधार लाना चाहते हैं। प्रिस्ले यूजेस ह्यूमर, प्रिस्ले यूजेस करते हैं ह्यूमर को एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन, एक बहुत ही कठोर वेपन के रूप में यूज करते हैं टू अटैक द इविल इन ह्यूमन लाइफ, जो मानव जाति में, जो मानव जीवन में जो बुराइयां फैली हैं उन पर अटैक करते हैं, उन पर प्रहार करते हैं। प्रिस्ले इज ए मोरलिस्ट टू, प्रिस्ले मॉरलिस्ट भी हैं, नैतिकवादी भी हैं। ही यूज्ड ऐसे एज अ व्हीकल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, उन्होंने ऐसे को एक उस तरीके से लिया कि मानो एक व्हीकल है, सोशल क्रिटिसिज्म एक समाज की आलोचना का एक माध्यम है। एंड ऑल्सो प्रीच्ड अ फिलॉसफी, उन्होंने दर्शन शास्त्र का भी उन्होंने उपदेश दिया। विच इन हिज ओपिनियन कैन मेक मैन हैप्पियर, जो उनके हिसाब से मनुष्य को, अगर मनुष्य इस दर्शन को अपना ले तो मनुष्य
जीवन में प्रसन्न बन सकता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रिस्ले, इसके बावजूद भी प्रिस्ले के जो एसेस हैं उसमें लैक ऑफ इमेजिनेशन दिखती है, कल्पना की कमी दिखती है कि वो ज़्यादा कल्पना के बारे में नहीं लिखते हैं, इतने काल्पनिक नहीं है। ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग टोटली ओरिजिनल थीम्स, ही इज़ नॉट कैपेबल, इतने योग्य नहीं है कि वो टोटली ओरिजिनल, पूरी तरीके से ओरिजिनली थीम्स विकसित कर सकें। ही टेक्स आइडिया, उनके जो आइडिया होते हैं, उनके जो है वो प्रेजेंट करते हैं अपने इसमें, वो एक यूनिक वे में तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एंड प्रिस्ले यूजेस अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, प्रिस्ले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, टू कन्वे हिज व्यूज। लाइक ऑल पॉपुलर पर्सनल एसेस्ट, और बाकी सारे जो पर्सनल एसेस्ट हैं जैसे लुकस है, कार्डिनर है, लैंड है, उनकी तरह से लिखते हैं। प्रिस्ले की स्टाइल जो है वो बहुत ही कन्विंसिंग है, पाठकों को कन्विंस कर लेती है, रजामंद कर लेती है, वो उस पर विश्वास करने लग जाता है। वह थोड़ा सा इनफॉर्मल है, वह अनौपचारिक लैंग्वेज में लिखते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। अपियर्स वेरी पर्सनल, और बहुत ही पर्सनल, बहुत ही व्यक्तिगत दिखाई देते हैं अपने ऐसे में। एट सर्टेन प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में ही साउंड्स अ बिट हार्श, कभी कभी उनकी जो वाणी है या उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कठोर और थोड़ी जल्दीबाजी लगती है उनके कंक्लूजन में। 10 प्रिस्ले इमर्ज, इस प्रकार से प्रिस्ले जो हैं इमर्ज करते हैं एक एसिस्ट के रूप में, जो अनकन्वेंशनल अप्रोच है, जिसकी एक अपरंपरागत, गैर परंपरागत अप्रोच है, ठीक है, सोच है, टूवर्ड्स द थीम्स, थीम को लेकर और ट्रीटमेंट, और उसके ट्रीटमेंट को लेकर। ही यूजेस अ जेन्यून ह्यूमर टू कन्विंस हिज रीडर, तो वह क्या करते हैं, वह जेन्यून ह्यूमर यूज करते हैं पाठकों को सहमत करने के लिए, अपनी बात से सहमत करने के लिए। तो यहाँ पर लास्ट है ये, तो लेक्चर्स, ये लिखा है जे बी प्रिस्ले ने। जे बी प्रिस्ले के ऐसे जो है लेक्चर इज ए ह्यूमरस ऐसे, एक ह्यूमरस ऐसे है, एक बहुत ही हास्यास्पद ऐसे है। ऑल्दो इट इज़ रिटन इन ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल, यद्यपि यह आत्मकथनात्मक तरीके से लिखा गया है, लेखक ने इसमें स्वयं को इंक्लूड किया है, बट इट स्टेट्स आर रिच सैटायर, लेकिन वास्तव में ये एक रिच सैटायर है, एक व्यंग है ऑन द फॉलीज एंड एरर्स ऑफ द अनटैलेंटेड एंड अनइंटरेस्टेड लेक्चरर, जो अनटैलेंटेड, जो जिनमें टैलेंट नहीं होता है लेक्चर देने का फिर भी वो लेक्चर देते हैं, या जिनमें इंटरेस्ट नहीं होता है लेक्चर देने का फिर भी लेक्चर देते हैं, उनके ऊपर उसने एक प्रकार से व्यंग्य किया, उनकी कमियों और उनकी खामियों पर एक बहुत ही तगड़ा, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उसने क्या किया, व्यंग्य किया। इट ऑल्सो क्रिटिसाइज शो बिजनेसमैन, यह क्या करता है, शो बिजनेसमैन को क्रिटिसाइज करता है। प्रिस्ले ओपनड द ऐसे, प्रिस्ले ने अपने ऐसे को ओपन किया विद अ हाई नोट ऑफ ह्यूमरिज्म, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरिज्म के साथ, बहुत ही ज़्यादा हंसी के साथ। एंड इस्टेब्लिश दैट दे डिलीवरिंग अ लेक्चर, और इस्टेब्लिश किया है कि जो लेक्चर दे रहा है इज मोर फुलिश, वो ये मानते हैं कि लेक्चर देना ज़्यादा फुलिश है देन गोइंग टू हियर अ लेक्चर, लेक्चर सुनने से के लिए जाने से ज़्यादा। तो इनका ये मानना है जो व्यक्ति जो लेक्चर सुनने के लिए जाता है उससे बड़ा बेवकूफ़ वो व्यक्ति होता है जो लेक्चर देता है। प्रिस्ले क्रिएट ह्यूमर, प्रिस्ले ह्यूमर क्रिएट करता है थ्रू दो एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजी ऑफ द लेक्चरर ऑर्गेनाइजर, जो लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करता है, उनको खोजने की कोशिश करता है। हु इनवाइट एक्टर, जो क्या करते हैं एक्टर और एक्ट्रेस को इनवाइट कर लेते हैं टू राइट आर्टिकल लिखने के लिए, और ऑथर को इनवाइट करते हैं लेक्चर देने के लिए, मतलब वो उन लोगों पर कटाक्ष करता है, सैटायर व्यंग करता है। जो ऑर्गेनाइज करते हैं लेक्चर को, जो एक्टर और एक्ट्रेस को तो लिखने के लिए और आर्टिकल लिखने के लिए बुला लेते हैं, और जो लेखक हैं जिनका काम लिखना है उनको लेक्चर देने के लिए बुला लेते हैं, वह दोनों का ही मजाक बनाता है। फॉर दिस फैक्ट, और इस फैक्ट के कारण व्हेनेवर प्रिस्ले, जब प्रिस्ले डिलीवर करते हैं लेक्चर, और ही हेट, उन्हें इससे बहुत ही घृणा करते हैं, बहुत ही नफरत करते हैं जो सराउंडिंग उनके चारों जो बैठे रहते हैं उनको सुनने के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम ही इंडल्जेस इन समथिंग ही डज नॉट नो एंड ही डज नॉट लाइक, क्योंकि उस समय वो एक ऐसा काम कर रहा होता है जिससे वह ना तो अच्छी तरह से समझता है और ना ही वह खुद चाहता है लेक्चर देना। तो लेखक को लेक्चर देने से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, वह नहीं चाहता है कि यह उसका काम है, क्योंकि वो राइटर है, वही समझता है कि भाई उसका काम तो लिखना है, उसको क्यों इस तरीके का काम दिया गया, और जो ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग भी सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। प्रिस्ले इवन अराउजेस ह्यूमर, प्रिस्ले यहाँ तक कि अराउज करते हैं ह्यूमर को बाय गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ लेक्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर एक लाइन आती है ऐसे में, प्रिस्ले इवन अराउजेस, जे बी प्रिस्ले क्या करते हैं, अराउज करते हैं ह्यूमर को, ह्यूमर क्रिएट करते हैं बाय गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेक्चरिंग प्लेटफॉर्म, डिस्क्रिप्शन देकर लेक्चरिंग प्लेटफॉर्म का। गिव मी अ पाइल ऑफ क्वार्टो शीट्स, वो कहते हैं मुझे पाइल ऑफ क्वार्टो शीट्स दे दो। क्वार्टो शीट्स का मतलब बहुत मतलब साइज, एक साइज होता है पेपर का 10x8 इंच का, तो कह रहा है कि मुझे 10x8 इंच का, क्वार्टो का मतलब 10x8 इंच की शीट्स, पेपर शीट ला के दे दीजिए, एक पाइल दे दीजिए, ढेर लाकर दे दीजिए। एंड अ फाउंटेन पेन, या तो फाउंटेन पेन ला के दे दो, और पोर्टेबल टाइप राइटर या टाइप राइटर ला के दे दो। एंड आई विल डू माई बेस्ट, और मैं अपना तरफ से सबसे अच्छा करूँगा, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, तो मुझे लिखने के लिए दे दो, मुझे टाइप करने के लिए दे दो, मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन उसी जगह पर आप मुझे क्या करो, प्लेटफॉर्म दे दो, एक मंच दे दो, एक चेयरमैन वहाँ बैठा दो, एक
टम्बलर ऑफ वाटर और एक ग्लास का बड़ा सा मतलब पानी का बड़ा सा ग्लास रख दीजिए एंड अ फ्यू रोज, और कुछ लोग बैठा दीजिए गैपिंग फेस जिनके मुंह खुले हुए हैं आश्चर्य में कि अब मैं क्या बोलूँगा, एंड आई एम एट माई वर्स्ट, और मैं क्या करूँगा अपनी तरफ से सबसे बुरा प्रदर्शन करूँगा। तो वो कह रहा है कि मेरा काम लिखना है, मुझे लिखने का काम दो, मैं सबसे अच्छा करूँगा, मेरा काम बोलने का नहीं है, लेक्चर देने का नहीं है, तो मैं सबसे बुरा करूँगा अगर आप मुझे ये काम देते हैं। प्रिस्ले अराउजेस अ गुड ह्यूमर, प्रिस्ले बहुत ही अच्छा ह्यूमर क्रिएट करते हैं। व्हेन ही डिस्क्राइब्स टाइप ऑफ ऑडियंस, जब वो ऑडियंस का वर्णन करते हैं वो क्या कहते हैं, देखिए लाइन्स में, दोज रोज ऑफ फेस, कि वो कहते हैं कि वो देखो कि मतलब वे पंक्तियाँ बैठी हुई हैं, वो ऑडियंस बैठी हुई है और चेहरे हैं उनके सो मेडिनली फिक्स, और वो पागलों की तरह पर एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, इमोबाइल, हिल भी नहीं रहे हैं, सेंसलेस हैं, उनके अंदर कोई भी समझ नहीं है। दे कैन नॉट पॉसिबल बिलोंग टू माई डियर, और ये जो लोग बैठे हुए हैं मुझे सुनने के लिए, जो मेरा लेक्चर सुनना चाहते हैं, यदि भी मैं लेखक हूँ, माई डियर एंड जेंटल रीडर, तो ये क्या है, वो ये लोग मेरे कभी भी प्रिय और जेंटल रीडर नहीं हो सकते, पाठक नहीं हो सकते, मुझे पसंद करने वाले मेरे प्रिय पाठक नहीं हो सकते। नो दे आर ड्रेरी पीपल, ये सबसे ज़्यादा उबाऊ लोग होते हैं। हु डू नॉट नो टू पास द इवनिंग, जिनको पता नहीं होता कि अपना उनका टाइम पास कैसे हो, इवनिंग कैसे बीते। दे आर मेलिशियस पीपल, ये बहुत ही ज़्यादा मेलिशियस दुर्भावना वाले पीपल होते हैं, जिनके अंदर बुरी भावना होती है। हु लाइक टू सी अ मैन मेक फूल, जो ये देखना चाहते हैं कि एक आदमी अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है लेक्चर देकर। पिछले मेक्स गुड फन ऑफ फन थ्रू कंपेयरिंग गुड वर्सेस एंड बैड लेक्चर, जो पिछले हैं वो कंपेयर करते हैं, एक अच्छा लेक्चरर होता है, एक बुरा लेक्चर होता है। अकॉर्डिंग टू हिम अ सक्सेसफुल लेक्चर, उनके अनुसार एक सक्सेसफुल लेक्चरर जो होता है वो खुद की आवाज़ को एंजॉय करता है, खुद का बोला हुआ एंजॉय करता है, वही वास्तव में एक सच्चा लेक्चरर होता है, जिसे खुद मतलब जिसको जो खुद एंटरटेनमेंट महसूस कर रहा हो, जो खुद इंटरेस्टिंग महसूस कर रहा हो लेक्चर देते समय, और खुद की आवाज़ को एंजॉय करता हो। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त हो गई है। और आप में जो पूछ रहे थे, कुछ लोगों का पूछना था कि हम किस तरीके से लिखें, कुछ लोगों ने पूछा था कि किस तरीके से लिखना चाहिए हमें, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से लिखा करें। लिखने का एक तरीका होता है, इसमें एक हमने वीडियो भी बनाई है, उसका जो लिंक दिया जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लैंग्वेज का भी मिल जाएगा और लिटरेचर का भी मिल जाएगा। लिटरेचर का बहुत से सेकंड पार्ट के लिए कहते हो, सेकंड पार्ट का मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, या जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है लिंक, उसको जरूर चेक कर लीजिए। उसमें मैंने जो 12th नाइट है उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट बना रखे और मैकबेथ की भी स्टोरी समरी बता रखी है, तो आप उसकी पूरी समरी अगर लर्न कर लेते हो तो आप इससे एबल हो जाते हैं, इस तरीके से एबल हो जाएंगे कि आप अपने आप बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे कैरेक्टर के बारे में कहें या कुछ जो ड्रामा से रिलेटेड, जो प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाएंगे। तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर लीजिए, आप उसके लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब बात रही कि लिखना किस तरीके से देखिए, तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि मतलब किस तरीके से लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन जो होते हैं आपके लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। जब आप लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं तो अब दो तरीके होते हैं, या तो आप हेडिंग वाइज लिखिए, ठीक है, या लिखिए पैराग्राफ वाइज। अब हेडिंग वाइज कब लिखना चाहिए, हेडिंग वाइज तब लिखना चाहिए जब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता हो, ठीक है, कि इसका आंसर यही है। और पैराग्राफ वाइज तब लिखना चाहिए जब आपको पता है कि इसका एक्यूरेट आंसर आप नहीं दे पाएंगे, तो आप हेडिंग से अवॉइड कीजिए, आप पैराग्राफ में लिखें, क्योंकि पैराग्राफ में लिखने के बाद ये देखना या ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये किसका आंसर है। और एक तरीके से समरी जैसे लिख दी तो हमने, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो आप मेरे जो आंसर्स हैं इसको समरी में ही लिखेंगे, और आप के पास भले ही जितना भी मैटर, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें तो इससे तो एक ही पेज कवर होगा जो मैंने लिखा रखा है, तो कोई बात नहीं, एक पेज कवर होगा। तो आप क्या कीजिए, जो राइटर है और जो ये एसेस है इसके बारे में मिलाकर लिख दीजिए, और बार बार इसी को घुमा फिरा के इसी को रिपीट कर दीजिए। लेकिन आप कम से कम जो ये, क्योंकि आप BA स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिखना होता है, तो 3 या 4 पेज का एक लॉन्ग आंसर जरूरी होना चाहिए। तो आप इन्हीं को जो आपने जितना याद कर रखा उसी को घुमा फिरा के आप लिख सकते हैं। पैराग्राफ में लिखिए, हेडिंग में तभी लिखिए जब आपने वेल प्रिपेयर्ड हैं, तभी आप हेडिंग में लिखें। और जहाँ तक बात रही जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है, तो उसे कैसे लिखना चाहिए, तो सबसे पहले लाइन्स डाल दीजिए, जो 2 लाइनें दी गई हैं डॉट 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 करके लिख दीजिए। उसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख दीजिए, जैसे आपको पता चल जाता है भी कि ये तो इस पार्ट से लिया गया, इस लेसन से लिया गया, इस ऐसे से लिया गया, भले आपने ऐसे ना पढ़ा हो, लेकिन जैसे बोर है, बोर लिखा हुआ आगे तो आपको पता चल जाए ये बोर के बारे में है। फेलो ट्रैवलर में मॉस्किटो के बारे में आ जाए तो आपको पता चल जाए भाई तो ये तो फेलो ट्रैवलर्स है। तो आप क्या कीजिए, जो राइटर है और जो ऐसे उनके नाम याद कर लीजिए, ताकि आप वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख पाएँ। और उसका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप चेक कर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट है, तो उसमें बताया है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लिख देंगे कि भाई क्या क्या बताया है इसमें, आपके राइटर के बारे में थोड़ा सा, चैप्टर के बारे में लीजिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए। एक्सप्लेनेशन थोड़ा वो लाइनें पढ़ लीजिए, जितना आपको समझ में आता है अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करिए, नहीं आता है तो आपको जो ऐसे के बारे में पता है वो लिख दीजिए। तो एक तरीके से ये जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने एक ऐसी वीडियो तैयार करने की कोशिश की जिसमें ऐसे भी दिया गया है,
निबंध की समरी भी आपको दी गई है, थोड़ा सा राइटर के बारे में भी बताया गया है, ताकि आप दोनों को यूज कर पाएँ। आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, चाहे वो एक्सप्लेनेशन आएगा उसको भी लिखिए, ठीक है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है तो थोड़ा सा राइटर के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में लीजिए। इसी तरीके से लिखते हैं दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, ये एक पंक्तियाँ ली गई हैं फ्रॉम द ऐसे, कौन से ऐसे से ली गई उसका नाम लिखिए। रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है वो बताइए, और उसके बाद फिर आप लिखने लग जाइए कि कौन कौन किसने कि मतलब क्या लिख रखा है। थोड़ा राइटर के बारे में बता दिया, थोड़ा सा आपने मतलब ऐसे के बारे में बताया, फिर एक्सप्लेनेशन में डिटेल में उसको बता दिया। थोड़ा आप पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए, उसको एक्सप्लेन कर लीजिए अपने तरीके से। नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है थोड़ा बहुत करिए, उसके बाद फिर इसको जोड़ दीजिए। इसके अलावा जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो तो मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया, ये सब आपको दे ही रखा है। आप इनको बार बार घुमा फिरा के 3-4 पेज को जरूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर आप पेज जरूर भरने होते हैं। अगर आप कम लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लिखें, ठीक है। और इतना ज़्यादा भी नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा आप एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड लिखें, 3 पेज एटलीस्ट भरने चाहिए, 3 और 4 पेजेस जरूर लिखने चाहिए आपको, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी आपको कम से कम 1.5 पेज का करना चाहिए। तो यही मेरी आपको एडवाइजेस है, यही सजेशंस है। तो आप ऐसा करिए और आप सक्सेसफुल होइए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करिए, अचीव करिए और बी सक्सेसफुल ओके इन एग्जाम्स। सो बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरीके से हम आगे भी बीए सेकंड ईयर और बीए फाइनल के आगे हम नोट्स आपके लिए लाते रहेंगे आपकी सुविधा के लिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आपके जानने वाले हैं, जान पहचान के हैं, दोस्त हैं, जो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उनका इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है। बाकी भी मेरे जो वीडियोज हैं बहुत सारे 100 से ऊपर मेरे चैनल पर वीडियोज पड़े हैं, सब नॉलेजेबल हैं, आप उनको देखिए और अपने नॉलेज को एनरिच करिए। थैंक यू वेरी मच।